हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स पल्स। माय नेम इज़ अंजलि कुंडल एंड आई टीच यू इकोनॉमिक्स। सो आज की क्लास में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं एक और नई थ्योरी जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के ही अंडर आती है। दैट इज़ द इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी ऑफ हेक्चर ऑलिन। ठीक है, ये थ्योरी जो है वो मॉडर्न थ्योरी कहलाई जाती है। इस थ्योरी ने बेसिकली क्रिटिसाइज किया था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को। ओके, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन से हो गए? एडम स्मिथ हो गया, रिकार्डो हो गए। इनकी जो थ्योरीज थी उनको क्रिटिसाइज किया गया था। इस क्लास से पहले हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं दोनों थ्योरीज़ के बारे में। एक हमने एक यूट्यूब पे शॉर्ट बनाया था, दैट इज़ द एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जो एडम स्मिथ ने दी थी, और वो थ्योरी का जो है हमने यूट्यूब शॉर्ट बनाया था। अगर आपने वो चेक नहीं किया तो आप अभी भी जाके जो है वो चेक कर सकते हो। और उसके बाद हमने रिकार्डो की एक लॉन्ग थ्योरी की जो है क्लास ली थी मैंने, जिसमें हमने रिकार्डो की थ्योरी के बारे में बात करी थी, जिसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। इन दोनों थ्योरीज़ के बारे में जो है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये थर्ड थ्योरी जो है आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने स्टार्ट करना है वो है मॉडर्न थ्योरी को। दिस इज द मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी किसने दी थी? हेक्चर ऑलिन ने। ठीक है, हेक्चर ऑलिन दो इकोनॉमिस्ट रहे हैं। हेक्चर वॉज द टीचर ऑफ ऑलिन। ओके, सबसे पहले ये थ्योरी जो है वो प्रपाउंड करी गई थी हेक्चर ने। उसके बाद उसको जो है एक्सपेंड किया गया था ऑलिन के द्वारा, तो इसलिए इस थ्योरी का नाम ही पड़ गया है हेक्चर ऑलिन थ्योरी। तो ये बहुत फेमस थ्योरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो हेक्चर जो है वो ऑलिन के टीचर थे। उन्होंने सबसे पहले प्रपाउंड किया था इस आइडिया को 1919 में। ठीक है, और ऑलिन ने इसको कब एक्सपेंड किया था? 1933 में एक्सपेंड किया था। फिर बर्टलिन ऑलिन ने अपनी फेमस बुक में जो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को या क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को क्रिटिसाइज करते हुए अपनी बुक में ये बात करी थी, और वो जो फेमस बुक थी उसका नाम था इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेक्चर ऑलिन थ्योरी के बारे में जो है कहाँ कौन सी बुक में दिया गया है, या ये बोल सकते हैं कि जो रिकार्डो की थ्योरी थी कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, उसको किसने जो है वो क्रिटिसाइज़ किया और उसकी बुक का नाम क्या था। तो ये दोनों क्वेश्चन मतलब किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकते हैं। तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो दिया था डेविड रिकार्डो ने, जो हम पीछे बात कर चुके हैं जिसके बारे में। ही फॉर्मुलेटेड द जर्नल इक्विलिब्रियम और फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इस थ्योरी को दो नामों से और जाना जाता है। एक इसको बोला जाता है हेक्चर ऑलिन थ्योरी, दूसरा इसको बोला जाता है जर्नल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तीसरा इसको बोला जाता है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तीनों नाम आपको याद रखने ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं फैक्टर एंडोमेंट। सबसे पहले हम समझते हैं फैक्टर एंडोमेंट होता क्या है। फैक्टर एंडोमेंट रेफर्स टू द रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री पोजेसेस लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी। अच्छा, हमें पता है कि कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। मेजरली हम 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं, दैट इज़ द लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की जगह जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात करी गई है। According to this theory, nations tend to export goods that utilize their abundant resources and import those requiring the scarce ones. अब यहाँ पे इस थ्योरी या जो इस मॉडल है, इस मॉडल का क्या मेजर कहना है? यहाँ पे उनका ये कहना है कि जो नेशन है, जैसे जो कंट्रीज़ होती हैं, वो वही गुड्स को एक्सपोर्ट करती हैं जहाँ पे उनके जो फैक्टर्स हैं वो एबंडेंस में है। एबंडेंस में मतलब बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, वो उन्हीं जो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं जो उनके पास एबंडेंट में पड़े हैं, बहुत ज़्यादा पड़े हैं। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास जो है लेबर, इंडिया मतलब यहाँ पे इंडिया अपनी कंट्री की बात करें, दिस इज़ अ लेबर इंटेंसिव नेशन। ठीक है ना, अब हम वही जो है वो गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे जिसमें हमारा लेबर इंटेंसिव है। ठीक है ना, तो हम लेबर को जो है सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ करके, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके वही जो है हम चीज़ें बनाएंगे और उसको फर्दर हम एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास लेबर जो है वो अबंडेंस में है। ऑन द अदर हैंड यूएसए की बात करें
यूएसए के पास क्या है, कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है वो, ठीक है, उसके पास कैपिटल जो है वो एबंडेंस में है, तो वो वही चीज़ों को इम्पोर्ट करे एक्सपोर्ट करेगा जहाँ पे उसकी जो है जो टेक्निक है वो एबंडेंट है, दैट इज़ इन द टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। अब इंडिया के पास जो है वो लेबर ज़्यादा है, तो वो काम करते हैं जैसे कि हैंडलूम्स का काम हो गया, ठीक है, स्पाइसेस का काम हो गया, ये चीज़ों में लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, या हैंडीक्राफ्ट का काम हो गया, यहाँ पे इंडिया जो है इनका एक्सपोर्ट भी करता है और इस चीज़ों को प्रोड्यूस भी करता है। और फर्दर अगर बात करें हम यूएसए की, यूएसए क्या करता है, टेक्नोलॉजी, वहाँ पे उनके पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स वो यूज़ करते हैं और कैपिटल को सबसे ज़्यादा वो यूटिलाइज करते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ा फोकस्ड है, तो इसीलिए वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को ही एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये कहा गया था हेक्टर ऑलिन के द्वारा अपने मॉडल में। फॉर इंस्टेंस लेबर रिच कंट्री माइट एक्सपोर्ट द टेक्सटाइल्स, जैसे मैंने बात करी इंडिया की, ठीक है, वाइल द कैपिटल रिच वन एक्सपोर्ट्स द मशीनरी, जैसे यूएसए की बात करी, आर्म्स एंड एम्यूनाइजेशंस जो है वो एक्सपोर्ट करी जाती हैं, ठीक है ना, जो वॉर इक्विपमेंट्स होते हैं वो एक्सपोर्ट करे जाते हैं, तो ये चीज़ें हैं। अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर एंडोमेंट हेल्प्स इन एक्सप्लेन ट्रेड पैटर्न्स एंड द गाइड्स ऑफ द पॉलिसी डिसीजन। देखो हम फैक्टर एंडोमेंट को क्यों पढ़ते हैं, उनका मेन उस चीज़ का मेन रीज़न ये है कि हमें पता चलता है कि क्या ट्रेड पैटर्न्स है, ठीक है। अगर हमें एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है या ट्रेड करना है, क्या उसका पैटर्न क्या है, ठीक है, कौन सी हम पॉलिसी डिसीजन ले सकते हैं, कौन से हम, अब जैसे ये टैरिफ वगैरह वाला जो काफ़ी जो है इस चीज़ के बारे में बात हो रही है कि इन चीज़ों के ऊपर टैरिफ लग रहा है, ठीक है, जो आईफोन बन रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर टैरिफ बन रहा है, उनकी जो प्रोडक्शन हो रही है, उनकी टेक्नोलॉजी की प्रोडक्शन हो रही है, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो टैक्सेस टैरिफ्स लग रहे हैं। तो ये जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, डिफरेंट गवर्नमेंट्स के द्वारा जो डिफरेंट पॉलिसी बनाई जा रही है ट्रेड की, उसमें वो चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के बारे में पता लगता है हमें ट्रेड थ्योरीज के थ्रू या फैक्टर एंडोमेंट के थ्रू। By investing in their abundant resources, countries can enhance competitiveness and foster economic growth. सिंपल है ना कि अगर देखो, अगर मैं अपने abundant resources को सबसे ज़्यादा के ऊपर इन्वेस्ट करूँगी और सबसे ज़्यादा उसी को यूटिलाइज करूँगी, तो ऑब्वियस ही बात है मैं वहाँ पे कॉम्पिटिटिव भी रहूँगी, ठीक है ना, मेरे वहाँ पे कंपटीशन भी सबसे ज़्यादा होगा, मैं एक्सपोर्ट भी करूँगी और मैं अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ भी करूँगी, ठीक है ना। यही चीज़ बेसिकली फैक्टर एंडोमेंट समझाता है। आगे बात करते हैं एजम्पशन ऑफ थ्योरी। अब इस थ्योरी की भी एजम्पशंस है। अब ये जो एजम्पशंस है इसको अगर हम क्रिटिसाइज कर देंगे तो वो क्रिटिकल एनालिसिस बन जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले एजम्पशंस की बात करें। ये थ्योरी जो है वो 2x2x2 का मॉडल है। 2x2x2 का मॉडल का मतलब क्या है, दो कंट्रीज है, दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, और दो कमोडिटीज़ हैं। यहाँ पे बात करें तो 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन से हैं 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लेबर एंड कैपिटल। यहाँ पे हम ले रहे हैं लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। दो ही जो है हमारे पास कॉमोडिटीज हैं, दैट इज एक्स गुड वाई, गुड एक्स गुड वाई, और हमारे पास 2 कंट्रीज हैं, ठीक है। कंट्री ए कंट्री बी हम ऐसे भी कर सकते हैं या हम इसको नेम भी कर सकते हैं, दैट इज अप टू अस, ठीक है ना। यहाँ पे कंट्री ए एंड बी, ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। तो 2x2x2 का मॉडल हो गया, 2 कंट्रीज है, 2 कॉमोडिटीज़ है और 2 ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। आगे बात करें, परफेक्ट कंपटीशन है बोथ कॉमोडिटी मार्केट एंड फैक्टर मार्केट। कॉमोडिटी मार्केट होती है जो बायर्स की मार्केट होती है, जो बेसिकली कंज्यूमर्स की मार्केट होती है। फैक्टर मार्केट होती है जो हमारी होती है प्रोडक्शन मार्केट, जिसको हम प्रोडक्शन मार्केट बोलते हैं या प्रोड्यूसर्स मार्केट बोलते हैं, उसको हम फैक्टर मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट है, रिसोर्सेज में फुल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि जो लेबर यूज़ हो रही है उनको, मतलब उनको उसमें लेबर की जो है फुल एम्प्लॉयमेंट है, कैपिटल की फुल एम्प्लॉयमेंट है, बेसिकली ये बोला गया है यहाँ पे।
quantitative difference in the factor endowment in different regions but qualitatively they are homogeneous। मतलब कि different countries में ना क्वांटिटी का डिफरेंस हो सकता है, मतलब एक कंट्री में ज़्यादा लेबर यूज़ हो रही है, दूसरी कंट्री में कम लेबर यूज़ हो रही है, ऐसा हो सकता है। या एक कंट्री में ज़्यादा कैपिटल यूज़ हो रहा है, एक कंट्री में कम कैपिटल यूज़ हो रहा है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी क्वालिटी में फ़र्क है। मतलब कि लेबर जो है वो होमोजीनियस है और कैपिटल जो है दोनों ही होमोजीनियस है, ठीक है ना। अपनी कंट्री में विद इन द कंट्री जो है वो होमोजीनियस है। तो लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव आर द टू फैक्टर इंटेंसिटीज, ठीक है। मतलब एक जो कंट्री है वो लेबर इंटेंसिव है और एक जो कंट्री है वो कैपिटल इंटेंसिव है। आगे बात करें, प्रोडक्शन फंक्शंस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट गुड्स। मतलब कि डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शंस है डिफरेंट गुड्स के लिए, ठीक है ना। अगर हम गुड एक्स की बात करें तो उसके लिए प्रोडक्शन फंक्शन डिफरेंट होंगे, और गुड वाई की बात करें उनके लिए जो है प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो डिफरेंट होंगे, बट सेम इन ईच गुड, सेम फॉर ईच गुड इन बोथ कंट्रीज। मतलब कि एक कंट्री के अंदर जो है वो सेम रहेंगे, बट डिफरेंट कंट्रीज़ में वो डिफरेंट गुड्स और डिफरेंट जो है वो उनके प्रोडक्शन फंक्शन होंगे। परफेक्टली मोबाइल फैक्टर विद इन द कंट्री बट परफेक्टली इमोबाइल इंटरनेशनली। मतलब कि एक कंट्री विद इन द कंट्री जो है वो परफेक्टली मोबाइल है, लेबर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह विद इन द कंट्री जो है वो जा सकती है, पर अगर हम बात करें अगर दूसरी कंट्री में नहीं जा सकती, ठीक है ना। जैसे इंडिया में है, इंडिया के अंदर जो है वो लेबर जो है वो मोबाइल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, डिस्प्लेस हो सकती है, पर दूसरी कंट्री में नहीं जा सकती। कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है, फ्री ट्रेड है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और उसके बाद उन्होंने अजम्पशंस दी हैं कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल ऑफ प्रोडक्शन इन ईच गुड इन ईच रीजन। मतलब हर रीजन में हर गुड में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, मतलब कि रिटर्न्स टू जितना हम प्रोडक्शन के लिए जो है इनपुट्स लगा रहे हैं हमें कांस्टेंट ही रिटर्न्स मिल रहे हैं थ्रू द होल जर्नी, थ्रू द होल ट्रेड। और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इज कांस्टेंट, मतलब टेक्नोलॉजी को यहाँ पे कांस्टेंट रखा गया है, ऐसा एज्यूम किया गया है थ्योरी के द्वारा। आगे बात करते हैं हम एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आप अगर अच्छे से समझ लोगे, आपको मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा जो है कहीं और पे पढ़ने की या कहीं से नोट्स की भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस पीपीटी के थ्रू मैंने आपको सब चीज़ें जो है वो एक फुल जो सब्जेक्टिव पेपर के लिए और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी जो है यहाँ पे मैंने प्रिपेयर करने के लिए इस वीडियो को लेके आई हूँ आपके लिए, ठीक है। हाँ जी, अब एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इमीडिएट कॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज द डिफरेंस इन द रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस caused by the difference in the relative demand and supply of factors as a result of difference in the factor endowment between the two countries। ये सुनने में बहुत ज़्यादा मतलब आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, बहुत सिंपल है। इसका एक बहुत क्रक्स में एक मतलब इसका समझाती हूँ। बेसिकली जो यहाँ पे जो कमोडिटीज़ है, जो लार्ज क्वांटिटीज़ में हम जो कमोडिटीज़ या गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे वो ही गुड्स को हम प्रोड्यूस करेंगे जहाँ पे हमारी जो फैक्टर्स हैं वो हमारे अबंडेंट है। अगर हमारे पास स्कार्स फैक्टर्स है, मान लो कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो बहुत स्कार्स है, वी ऑलरेडी नो कि हम एक लेबर इंटेंसिव जो है वो हम कंट्री हैं, तो अगर अपनी कैपिटल वाले जो चीज़ें जो है वो अगर हम बनानी शुरू कर देंगे, जिस चीज़ में हम ऑलरेडी स्कार्स है अगर उसको हम प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे तो हमारा कितना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। आप खुद सोचो ना कि अगर आपके पास कोई घर पे चीज़ नहीं पड़ी हुई, ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपके पास घर पे कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई, अगर आप बाहर से लेके आओगे तो आपको बाहर से वो चीज़ का खर्चा पड़ेगा। तो इससे बेटर आप क्या करोगे, आप वहाँ बाहर से ऑर्डर ही कर लोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, अगर आपको घर पे पिज़्ज़ा बनाना है तो व्हाट यू विल डू, यू विल बी डूइंग, मतलब आपके पास घर पे सामान नहीं पड़ा हुआ पर आपको पिज़्ज़ा बनाना है तो आपको बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ेगी, एक एक जो है इंग्रेडिएंट आपको मंगवाना पड़ेगा, फिर आप बनाओगे, आपको कितना महंगी पड़ेगी वो चीज़, पड़ेगी ना। दैट इज़ वेरी सिंपल, है ना। तो आप क्या करोगे, पिज़्ज़ा तो मैं बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ क्योंकि मुझे जो है मैं इतना जो है घर पे इतना खर्चा, इतने इंग्रेडिएंट्स मंगवा के जो है वो मैं अपना बाकी सारी इतना तो शायद मुझे बाहर पे नहीं पड़ेगा, बाहर मुझे 200-300 में पड़ जाएगा, घर पे मुझे 500-600 का पड़ेगा, तो मेरे लिए वो नुकसान है। यहाँ पे भी यही होता है। कंट्रीज़ क्या करती हैं, जो लेबर जैसे मान लो कि कोई ऐसी कंट्री है जिसके जो फैक्टर्स जो है वो स्कार्स है, तो वो क्या करती है, वो उन गुड्स को इम्पोर्ट करवा लेती है। जैसे इंडिया है, ठीक है, हम इंडिया का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि इंडिया बेसिकली एक लेबर इंटेंसिव है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास जो कैपिटल है वो स्कार्स है, मतलब अभी भी अगर हम बात करें काफ़ी चीज़ों में हमारी जो है स्कार्स है, तो इसलिए अगर हम बात करें कि जो वॉर इक्विपमेंट्स है वो हम यहाँ पे क्यों नहीं बनाते, उसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे हमें वो चीज़ बहुत महंगी पड़ेगी, पर अगर हम बाहर से इम्पोर्ट करेंगे वो मे भी शायद हमें ज़्यादा सस्ता पड़े।
तो ये हमारे लिए एक काइंड ऑफ जो है एक सिंपल एग्जांपल है। तो अगर यहाँ पे अगर बात करें, कॉमोडिटीज विच यूज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्कार्स फैक्टर्स आर इम्पोर्टेड बिकॉज देयर प्राइसेस आर वेरी हाई, क्योंकि उनके प्राइसेस इतने ज़्यादा हाई होते हैं कि वो हमें बहुत महंगी पड़ती है चीज़, इसलिए हम क्या करते हैं, उनको इम्पोर्ट करना प्रेफर करते हैं। तो इंडिया क्या करती है, जैसे बाहर से जो है वो आर्म्स एंड इम्यूनाइजेशन होगी, वॉर इक्विपमेंट्स हो गए, जो भी कैपिटल इंटेंसिव चीज़ें होती हैं वो यूजुअली जो है वो इम्पोर्ट करी जाती हैं इंडिया में। और अगर वही हम यूएसए की बात करें, वो क्या करते हैं, उनके लिए क्या चीज़ जो है वो स्कार्स है, लेबर स्कार्स है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, अगर वो लेबर को बुलाएंगे तो उनको वो चीज़ बड़ी महंगी पड़ेगी, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ से जो है वो एक्सपोर्ट होगी। जैसे मान लो कि टेक्सटाइल्स होगी, ठीक है, टेक्सटाइल का हैंडलूम्स हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, स्पाइसेस होगी, ये सब चीज़ें, क्योंकि ये लेबर का काम है। तो ये जितना भी जो फैक्टर जो है हमारे यहाँ पे लेबर लगता है, तो वो क्या करेगी, वो इन चीज़ों को इम्पोर्ट करवाएगी हमारी कंट्री से, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो इसका क्रक्स बेसिकली यही है कि जो फैक्टर दोनों कंट्रीज होती है वो अपनी फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, जो उनके फैक्टर्स स्कार्स होते हैं वो उनको इंपोर्ट करवाती है, और जो उनके फैक्टर्स अबंडेंट होते हैं उनको जो है वो एक्सपोर्ट करवाती है। इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इट वुड बी मोर इजी फॉर यू। द कंट्रीज हैविंग स्कार्स resources in factors will be imported and countries having abundant resources in factors will export। ओके, तो ये हो गया इसका क्रक्स। आगे इसमें बात करते हैं फैक्टर एबंडेंस इन टर्म्स ऑफ फैक्टर प्राइसेस। अब फैक्टर प्राइसेस के अकॉर्डिंग हमने जो है वो फैक्टर एबंडेंस जो है वो समझना है। ऑलिन डिफाइंस फैक्टर एबंडेंस थ्रू द फैक्टर प्राइसेस, ठीक है। ऑलिन ने जो है फैक्टर एबंडेंस को फैक्टर प्राइसेस के थ्रू डिस्क्राइब कराया है। वो कह रहा है कि जिस चीज़ में फैक्टर एबंडेंस है उसके प्राइसेस जो है वो लो है एक नेटिव कंट्री में, और उसके प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है जो बाहर की कंट्री, मतलब कि जो फॉरेन कंट्री में। द कंट्री इज कैपिटल एबंडेंट इफ द प्राइस रेशियो ऑफ कैपिटल टू लेबर, दैट इज पीसी ओवर पीएल, इज लोअर कंपेयर टू द अनदर कंट्री, ठीक है ना। तो कैपिटल एबंडेंस कहाँ पे हो गया, जहाँ पे लेबर कैपिटल का जो रेशियो है या कैपिटल लेबर का जो रेशियो है वो कम है एज कंपेयर टू द अदर कंट्री। इंटरप्रिटेशन की बात समझते हैं, सिंपल इसमें ये है, देखो यहाँ पे पीसीपीएल गिवन है ए कंट्री का, ठीक है, और पीसीपीएल गिवन है बी कंट्री का। अब देखो यहाँ पे कैपिटल लेबर रेशियो जो गिवन है ए कंट्री में कम है और बी कंट्री में ज़्यादा है। तो इससे हमें क्या समझ आया कि कैपिटल इज़ चीपर इन कंट्री ए, दैट इज़ वाई इट इज़ कैपिटल एबंडेंट, ठीक है ना। यहाँ पे जो है प्राइसेस जो है कैपिटल लेबर रेशियो के कम है, क्योंकि अगर कम होंगे कैपिटल लेबर रेशियो के प्राइसेस तो वो उस चीज़ में क्या है, एबंडेंट है, इसलिए उसके प्राइसेस वहाँ पे उनको पैसा कम खर्च करना पड़ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर घर पे मैं दाल रोटी बनाती हूँ तो ऑब्वियस ही बात है ना कि मुझे उसमें पैसा कम खर्चना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी आटा भी पड़ा है, मेरे पास दाल भी पड़ी है, मुझे क्या करना है, बस बनाना ही तो है, ठीक है ना। तो इसलिए वो चीज़ मुझे क्योंकि सस्ती पड़ रही है मेरे घर पे बनाने से, इसीलिए तो मैं क्या करूँगी, वो उसमें मुझे चीपर है, तो वो चीज़ मेरे लिए अबंडेंट होगी। तो कंट्री ए जो है, यहाँ पे कंट्री ए को हम यूएसए ले लेते हैं, मोर इजी। कंट्री ए यूएसए, कंट्री बी इंडिया, ऐसे ले लेते हैं, इजीली समझ आएगा। अब यूएसए जो है उसका कैपिटल चीप है तो वो कैपिटल एबंडेंट हो गया, और लेबर जो है दैट इज चीप इन कंट्री बी, दैट इज इंडिया।
ठीक है, तो ये लेबर एबंडेंट होगी। तो ट्रेड इम्प्लीकेशन कैसे होगी, कंट्री ए विल एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, जो कंट्री ए यूएसए जो है वो एक्सपोर्ट करेगी इंडिया को कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। कौन सी गुड्स, जैसे वॉर इक्विपमेंट्स होगी, ठीक है, जो भी कैपिटल इंटेंसिव होगी, ठीक है। और कंट्री भी क्या एक्सपोर्ट करेगी, जो लेबर इंटेंसिव। इंडिया क्या एक्सपोर्ट करेगी, जिसमें उनका जो है लेबर इंटेंसिव सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये बेसिकली क्रक्स है इस टॉपिक का, फैक्टर एबंडेंस इन टर्म्स ऑफ फैक्टर प्राइसेस। आगे हम पढ़ते हैं फिजिकल टर्म्स में। फैक्टर एबंडेंस को अब हमने फिजिकल टर्म्स में अगर हम पढ़े तो यहाँ पे कैपिटल लेबर रेशो ऑफ कंट्री ए एंड कैपिटल लेबर रेशो ऑफ कंट्री बी। फैक्टर एबंडेंस कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन द फिजिकल क्वांटिटीज में भी हम मेजर करते हैं इसको। इफ कंट्री ए इज हैज़ अ हायर कैपिटल लेबर रेशो दैन कंट्री बी, तो यहाँ पे जो है हायर है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कंट्री ए जो यूएसए है, ठीक है, वो कैपिटल एबंडेंट है, और कंट्री बी जो इंडिया है वो लेबर एबंडेंट है, ठीक है ना। क्योंकि कैपिटल जो है उनके पास बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में है, ठीक है ना, इसीलिए अगर वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में है तो वो उसको एक्सपोर्ट कर देगा। जो चीज़ उनके पास कम क्वांटिटी में है वो इंपोर्ट कर ली जाएगी। सिमिलरली अदर कंट्री में भी ऐसा ही होगा कि जो चीज़ उनके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जैसे कि लेबर उनके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उससे चीज़ प्रोड्यूस हुई चीज़ जो है वो उनको जो है वो एक्सपोर्ट करी जाएगी, और जो कम है, जो स्कार्स रिसोर्सेज है उनके, उसको इम्पोर्ट किया जाएगा। बस इतना ही इसका डिफरेंस है। आगे हम बात करेंगे सुपीरियरिटी ओवर द क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। यहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़नी है कि हेक्चर-ऑलिन की जो थ्योरी है वो कैसे बेटर है क्लासिकल थ्योरी से, जो रिकार्डो की थ्योरी है उससे कैसे बेटर है या कैसे सुपीरियर है, तो वो कैसे हम समझेंगे। अगर ऑलिन की बात करें तो यहाँ पे जो हेक्चर-ऑलिन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने लोकल और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों की ही बात करी है। पर अगर हम बात करें, उन्होंने बोला है ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, ठीक है ना। हेक्चर-ऑलिन थ्योरी ने इन चीज़ों को, लोकल ट्रेड और इंटर रीजनल ट्रेड को जो है वो लिंक करके पढ़ाया गया है, मतलब उसको समझाया है। पर रिकार्डो ने क्या बोला था, रिकार्डो ने क्लासिकल थ्योरी में ये कंसीडर किया था कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो डोमेस्टिक ट्रेड से बिल्कुल ही डिफरेंट है, यहाँ पे उसके साथ कोई उसका लिंक नहीं है। ऑलिन के मॉडल के अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स हैं, लेबर और कैपिटल। और ऑन द अदर हैंड अगर हम क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो हम याद करें थोड़ा सा, तो हमने वहाँ पे एक ही फैक्टर जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा है। हमने वहाँ पे पढ़ा है 2x2x1 का मॉडल पढ़ा है। 2 कमोडिटीज़ है, 2 कंट्रीज़ हैं, और 2 कंट्रीज़ हैं, उसमें 2 कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करी जा रही है, पर एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज़ लेबर। यहाँ पे हमने 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करी है, लेबर और कैपिटल। अगेंस्ट द ऑलिन थ्योरी के अकॉर्डिंग की बात करें तो ऑलिन थ्योरी कैसे सुपीरियर है और कौन सी चीज़ों से सुपीरियर है रिकार्डो की थ्योरी से, तो यहाँ पे जो है फैक्टर सप्लाईज, इट रिगार्ड्स डिफरेंसेस इन द फैक्टर सप्लाईज एज बेसिक फॉर डिटर्मिनिंग द पैटर्न ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड वाइल द लेटर थ्योरी टेक्स नो नोटिस। यहाँ पे उन्होंने बात करी है, यहाँ पे उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड के ना पैटर्न के बारे में बात करी है, जो हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी ना, कि यहाँ पे एक पैटर्न हम समझते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड का पैटर्न कैसे चलता है, पर रिकार्डो की थ्योरी में कोई पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। ये जो है उसके क्रिटिसिज्म में भी ये चीज़ कही गई है कि वहाँ पे कोई भी जो है वो पैटर्न फॉलो नहीं किया गया। इट एक्सप्लेन्स द ट्रेड बेस्ड ऑन द डिफरेंसेज इन द फैक्टर सप्लाईज बिटवीन द कंट्रीज। इट कंसिडर्स द रिलेटिव प्राइस ऑफ द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द प्राइसेस ऑफ द गुड्स। यहाँ पे ये भी बात करी है कि एक चीज़ का रिलेटिव प्राइस ऑफ फैक्टर से भी जो प्राइसेस ऑफ द गुड्स है वो जो है वो अफेक्ट होते हैं। पर रिकार्डो में उन्होंने सिर्फ रिलेटिव प्राइस की ही बात करी है, उन्होंने सिर्फ बोला है कि सिर्फ रिलेटिव प्राइस अफेक्ट करता है, ओरिजिनल प्राइस का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ये इस चीज़ की यहाँ पे बात करी गई है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा पढ़ें, ऑलिन मॉडल इज़ मोर रियलिस्टिक। ऑलिन का मॉडल जो है वो ज़्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि उन्होंने रिलेटिव प्राइस ऑफ फैक्टर की बात भी करी है, और उन्होंने ये भी बोला है कि जो रिलेटिव प्राइस ऑफ फैक्टर्स है ना, वो रिलेटिव प्राइस ऑफ द गुड को भी जो है वो अफेक्ट करते हैं। पर ऑन द अदर हैंड अगर रिकार्डो की थ्योरी की बात करें, वहाँ पर उन्होंने रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस की बात नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ कॉमोडिटी प्राइस की बात करी है, बस इतना डिफरेंस है इसका। आगे बढ़ते हैं क्रिटिसिज्म, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या बोलता है यहाँ पे, एक तो ये 2x2x2 का मॉडल है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनको बोला गया है कि ये बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक मॉडल है।
कि यहाँ पे सिर्फ दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दो कंट्रीज़ के बीच में ही ट्रेड नहीं होता, दो कॉमोडिटीज़ के बीच में ही ट्रेड नहीं होता। बहुत सारा ट्रेड जो है वो सिर्फ दो कंट्रीज़ के बीच में कैसे हो सकता है, ट्रेड की बहुत सारे जो है अलग अलग कंट्रीज़ भी बीच में जुड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अनरियलिस्टिक बोला है कि सिर्फ दो कंट्रीज़ के बीच में थोड़ी ना ट्रेड होता है। आगे उन्होंने बोला ये बहुत स्टैटिक थ्योरी है, मतलब इसमें कुछ भी डायनामिज्म की बात ही नहीं करी गई। और उन्होंने बोला है फैक्टर्स आर नॉट होमोजीनियस, फैक्टर्स जो है वो होमोजीनियस नहीं है। हमेशा थोड़ी ना होगा कि फैक्टर्स जो है सारे की सारी लेबर जो है वो फुली एम्प्लॉयड है और वो पूरी तरह से होमोजीनियस है, या कैपिटल जो है वो पूरी तरह से होमोजीनियस है, ऐसा नहीं होता। ये भी इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ करा गया है। एक और जो है वो एज्यूम किया गया था कि प्रोडक्शन टेक्निक्स जो है वो भी सेम है अक्रॉस द कंट्रीज़, कि जो प्रोडक्शन टेक्निक जो है इंडिया में यूज़ करी जा रही है वही सेम प्रोडक्शन टेक्निक यूएसए में भी यूज़ करी जा रही है, वही सेम प्रोडक्शन टेक्निक कहीं और भी यूज़ करी जा रही है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हर किसी कंट्री का जो प्रोडक्शन टेक्निक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और इन्होंने बात करी थी कि यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो लियोनटिफ पैराडॉक्स हैज़ फॉल्सिफाइड दिस थ्योरी। लियोनटिफ पैराडॉक्स जो है वो हेक्चर-ऑलिन थ्योरी के बाद आया था। उन्होंने इस थ्योरी को कम्प्लीटली जो है वो क्रिटिसाइज़ करा था। वो कैसे करा था वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जब हम लियोनटिफ पैराडॉक्स के बारे में कंप्लीट जो है वो पढ़ेंगे। ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में जो है हमने अपनी पूरी थ्योरी को जो है पूरी डिटेल में पढ़ा है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पेपर दोनों के लिए जो है हमने इसमें स्टडी करी है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आती आप कमेंट सेक्शन में मुझे दोबारा बता सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और नया टॉपिक लेके आऊँ जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे वो भी चीज़ें जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हैं, आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक्स के साथ।